जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आप क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री के टॉप ऐसे 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मार्टिन लूथर के द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई। यानी आपको बताना है कि ये जो मार्टिन लूथर के द्वारा है वो 95 थीसिस की रचना की गई थी, वो कब की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्टिन लूथर के द्वारा 95 थीसिस की रचना 31 अक्टूबर 1517 में किया गया था। यानी राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पे 1 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स के होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया गया फ्रेंड्स कि इग्नेशियस लायोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की रचना कब की। यानी आपको बताना कि ये जो इग्नेशियस लायोला है इन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की रचना की थी, वो कब की थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इग्नेशियस लायोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की रचना 1540 ईस्वी में किया था। यानी राइट आंसर है वो हो जाएगा 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया गया फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा। यानी आपको बताना है कि कौन सा देश कौन सा पेड़ के नाम पर है वो ब्राजील देश का नाम पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ब्राजील वृक्ष के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा था। यानी राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील वृक्ष के नाम पर ही ब्राजील देश का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया है फ्रेंड्स कि इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। यानी आपको बताना है कि ये जो इंका सभ्यता है इसकी राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इंका सभ्यता की राजधानी की बात करें तो इंका सभ्यता की राजधानी कुज्को थी। यानी राइट आंसर हो जाएगा कुज्को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया है फ्रेंड्स कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई। यानी आपको बताना है कि ब्रिटेन में पहला औद्योगिक क्रांति हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक में प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1780 से 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया है फ्रेंड्स कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। यानी आपको बताना है कि ये जो लुडिज्म आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनरल नेड लुड के नेतृत्व से 1811 से 1817 के बीच लुडिज्म आंदोलन हुआ। यानी राइट आंसर हो जाएगा 1811 से 1817 के बीच ये लुडिज्म आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिए गए फ्रेंड्स कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। यानी आपको बताना है कि ये जो आधुनिक चीन है वहाँ के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आधुनिक चीन के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है हो जाएगा डॉक्टर सन्यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सन्यात सेन। फ्रेंड्स आगे से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ये सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और इनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में करना है। और यदि मार्क्स की बात करें तो ये सभी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फ्रेंड्स कि पाप स्वीकारिक नामक दस्तावेज क्या थी। यानी आपको बताना है कि ये जो पाप स्वीकारिक नामक दस्तावेज थी ये क्या थी। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानते हैं, इसका आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि पाप स्वीकारिक नामक दस्तावेज एक दंड विमोचन पत्र था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पाप स्वीकारिक नामक दंड दस्तावेज है वो एक दंड विमोचन पत्र था जिसे धान और जुए आदि रखने वाले पोप लियो 10 के द्वारा लाया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्वीकारिक नामक दस्तावेज था इस विमोचन पत्र को पोप लियो 10 के द्वारा लाया गया था। यह दस्तावेज के संदर्भ में यह कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और यह दस्तावेज कोई खरीद कर पढ़ लेता है तो उनकी सारी पाप मुक्त हो जाती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि यदि आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी पाप करते हैं और यदि आप इस दंड विमोचन पत्र को एक बार कहीं से भी खरीद कर पढ़ लेते हैं तो आप जितने भी पाप करेंगे वो सभी पाप को मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें ईश्वर स्वर्ग में स्थान देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मर जाइएगा इस विमोचन पत्र को पढ़कर तो ईश्वर के द्वारा जो है फ्रेंड्स वो आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। आगे बोल रहा है फ्रेंड्स जो कि मात्र एक गलत विचार था। नहीं, ये जो दंड विमोचन पत्र के बारे में कहा जा रहा है ये एक गलत विचार था। यह मुख्यतः भ्रष्ट पोप के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाकर धन संग्रह करने का एकमात्र तरीका था। यानी ये जो तरीका है फ्रेंड ये भ्रष्ट पोप के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाकर
धन को एकत्रित करना, धन को संग्रह करना का मात्र एक तरीका था, जिसका विरोध करते हुए मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस की रचना की थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। फ्रेंड्स इस आंसर को आप सभी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया है फ्रेंड्स कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना करें। यानी आपको बताना कि एज़टेक और मेसोपोटामिया के लोगों की सभ्यता में क्या अंतर था, क्या समानताएं थी, वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। बोल रहा फ्रेंड्स कि एज़टेक 12वीं सदी में मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में विकसित एक प्रमुख सभ्यता थी। यानी बोल रहा है कि एज़टेक जो सभ्यता है वो 12वीं सदी में मैक्सिको की जो मध्यवर्ती घाटी है वहां पे विकसित एक प्रमुख सभ्यता थी, जबकि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच विकसित विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यानी बोला जाए कि जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता है वो दजला और फरात नदी है, वहां पे विश्व की सबसे विकसित हुई, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो कि वर्तमान समय में इराक में स्थित है। आगे बोल रहा है फ्रेंड्स कि एज़टेक और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यानी बोल रहा है कि एज़टेक और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इन दोनों सभ्यता में कृषि का जो मुख्य आधार था, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। किंतु एज़टेक के द्वारा जहां आलू, मक्का, कपास, कद्दू जैसे फसलों का उत्पादन पर बल देते थे, वहीं दूसरी ओर मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा जौ, गेहूं, दलहन, चावल आदि जैसे फसल पर बल दिया जाता था। यानी यहाँ पे बोला कि इन सभी जो एज़टेक सभ्यता में है वो आलू, मक्का, कपास, कद्दू जैसे फसलों के उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि मेसोपोटामिया में बात करें तो गेहूं, दलहन, चावल आदि जैसे फसलों पर अधिक बल दिया जाता था। ये तो आपका सेकंड पॉइंट था फ्रेंड। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है फ्रेंड्स कि एज़टेक सभ्यता के लोग पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में दिखते थे। यानी एज़टेक जो सभ्यता है वहाँ के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण में परिवेश करते थे, ग्रामीण में रहते थे, जबकि मेसोपोटामिया में नगरों का प्रतिरूप स्पष्ट है। यानी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ पे बड़े बड़े नगर हुआ करते थे जहाँ पे लोग रहा करते थे। इन उपयुक्त कथनों से यह ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया और एज़टेक सभ्यता के बीच अंतर निहित है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दिया है फ्रेंड्स कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर पर जाने का प्रयास किया। यानी आपको बताना है कि कौन सा वो कारण था जिसके कारण स्पेन जो देश है और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर पर जाने का प्रयास किया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। बोला फ्रेंड्स कि स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। इसके निम्न कारण है। ये तो आपका इंट्रो था फ्रेंड, इसके क्या कारण थे? तो चलिए इसके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अंटार्कटिक पार जाने की अभिप्रेरणा दी, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन के पश्चिम से इस महासागर का विस्तार हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो स्पेन और पुर्तगाल देश है यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो स्पेन के पश्चिम से इस महासागर का विस्तार हुआ है। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि दोनों देशों के मछुआरे एवं नाविक नौकायान के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। यानी ये जो स्पेन देश है और ये जो पुर्तगाल देश है यहाँ के जो मछुआरे हुआ करते थे वो नाविक यानी नौकायान के क्षेत्र में काफी विशेष, काफी रुचि एवं काफी ज्ञान था। इस प्रकार साहसी का परिचय देते हुए अंटार्कटिक पार की यात्रा पर पहुंच गए। अगला पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स कि धन संपत्ति की प्राप्ति एवं नए स्थानों की खोज करने की अभिरुचि भी इसका एक प्रमुख कारण है। ये तो आपका थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स। यानी वो कहने का मतलब है कि धन संपत्ति की प्राप्ति एवं नए स्थानों की खोज यानी नए स्थानों की खोज करने के लिए अभिरुचि भी इसका एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में दिया फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। आपको बताना है कि नहर और जो रेलवे होते हैं उन दोनों परिवहन के क्या लाभ हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रो लिखेंगे फ्रेंड्स कि नहर और रेलवे परिवहन के दो महत्वपूर्ण साधन है, इसके सापेक्षिक लाभ निम्न है। तो पहले हम लोग नहर के सापेक्षिक लाभ को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन किया हो गया नहर के सापेक्षिक लाभ। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है फ्रेंड्स कि नहरों के द्वारा खदानों से कोयला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से रूपांतरित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि नहर के माध्यम से खदानों से कोयला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से रूपांतरित, आसानी से ट्रांसफर किया जाता है। वही बात करें रेलवे की, तो रेलवे परिवहन के साधन के अपेक्षा में इसमें कम समय एवं कम खर्च होता है। ये तो आपका सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ, यानी रेलवे परिवहन के क्या लाभ हैं। बोल रहे फ्रेंड्स कि रेलवे परिवहन के माध्यम से एक बार में कोयला, लौह अयस्क एवं अन्य सामग्री का परिवहन आसानी से बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब ये बोल रहे फ्रेंड्स कि रेलवे के माध्यम से जो है वो कोयला जो ट्रांसफर किया जाता है एवं लौह अयस्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बड़े पैमाने पर परिवहन किया जा सकता है। वही दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट बोल रहा फ्रेंड्स कि यह नहर की तुलना में और भी
तीव्र और सस्ता होता है, यानी जो रेलवे परिवहन है वो नहर की तुलना में तीव्र गति से और सस्ता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में दिया गया फ्रेंड्स कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, यानी आपको बताना है कि ये जो मेजी पुनर्स्थापना है इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। मेजी का शाब्दिक अर्थ शासक होता है, यानी यहाँ पे बोला कि ये जो मेजी है इसका शासक शाब्दिक जो अर्थ है वो शासक होता है, तथा पुनर्स्थापना का अर्थ पुनः स्थापित करना होता है, यानी ये जो पुनर्स्थापना है इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो पुनः स्थापित करना होता है। इस प्रकार जापान में 19वीं सदी में शासक की शक्ति का पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया गया वह मेजी पुनर्स्थापना कहलाया, जिसका नेतृत्व मेजी वंश ने किया था, यानी इसका जो नेतृत्व है वो मेजी वंश के द्वारा किया गया था। यहाँ यह एक बात महत्वपूर्ण है कि जापान भी एक राजनीतिक देश था, यानी बोला कि जापान जो देश है वो एक राजनीतिक देश था, किंतु 12वीं सदी में राजा इस शक्ति को सीमित करते हुए शोगुन मंत्री अपने हाथ में ले लिया, यानी बोला कि 12वीं सदी के दौरान जो है वो राजा जो है इस शक्ति को सीमित करते हुए शोगुन जो कि एक मंत्री हुआ करता था जो अपने हाथ में ले लिए थे। यह शोगुन तोकुगावा वंश के लोग होते थे, ये जो शोगुन होते थे वो तोकुगावा वंश जो थे वहीं के लोग हुआ करते थे। आगे बोल रहा है फ्रेंड्स कि इस प्रकार 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जापान में नाम मात्र का राजा का शासन चला, यानी 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो है वो जापान जो देश है वहाँ पे नहीं के बराबर राजा का शासन चला। मुख्य रूप से शोगुन व्यवस्था ही कायम रहा। इस प्रकार 1867 में शोगुन व्यवस्था का खिलाफ क्रांति कर दिया, जिसे 1868 में समाप्त कर मेजी वंश की पुनर्स्थापना किया गया। ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट 30 में फ्रेंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी के चीनी क्रांति के क्या कारण थे। आपको बताया कि 1911 ईस्वी में जो चीनी क्रांति हुआ था इसका क्या कारण था। तो चलिए इसके कारण को हम लोग जानते हैं डिटेल में। बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि 1911 ईस्वी में हुए चीनी क्रांति के प्रमुख कारण है जो इस प्रकार है। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग कारण को समझते हैं। फर्स्ट जो कारण था फ्रेंड वो कारण था कि चीन की बढ़ती जनसंख्या इस चीनी क्रांति का मुख्य कारण था, यानी ये जो चीनी क्रांति हुआ था वो चीन का जो जनसंख्या बढ़ रहा था उस जनसंख्या के कारण यह एक प्रमुख कारण था, क्योंकि जनसंख्या का अधिक वृद्धि होना किसी अभिशाप से कम नहीं था, क्योंकि कोई भी देश का जनसंख्या यदि बढ़ता है तो वो एक अभिशाप के रूप में ही होता है। जहाँ 1905 में चीन की जनसंख्या 37 करोड़ थी वहीं 1911 में 43 करोड़ हो गई थी, यानी कहने का मतलब यह है जिस समय चीन की जनसंख्या 1905 में 37 करोड़ थी वहीं 1911 ईस्वी में देखा जाए तो 33 करोड़ हो गई थी। अगला पॉइंट बोल रहा फ्रेंड्स कि बक्सर विद्रोह की विफलता के पश्चात चीन के क्रांतिकारी दलों को दबाया जा रहा था, यानी उस समय बक्सर जो विद्रोह हो रहा था उसके फलस्वरूप चीनी क्रांति के दल जो हुआ करते थे उनको दबाया जा रहा था, जिससे लोगों में राष्ट्रवादी भावना के ऊपर चोट पड़ा जो इस क्रांतिकारी का मुख्य कारण था। तो फ्रेंड्स ये दो कारण थे जिसके कारण 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के कारण थे। नेक्स्ट 40 में देखिए फ्रेंड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VBI कर लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स जो कि 14 में है कि पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें। यानी आपको बताएं कि पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव क्या थे उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले उसका इंट्रो लिखा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो लिखना चाहिए, उसके बाद निष्कर्ष लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पुनर्जागरण होता क्या है। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, ये नहीं होगा। पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह फिर से जागना होता है। इस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से हुई थी, यानी ये जो पुनर्जागरण है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी, जो धीरे धीरे समस्त यूरोपीय देशों में फैल गया। ये जो पुनर्जागरण है वो धीरे धीरे पूरे यूरोपीय में फैल गया। इस पुनर्जागरण के कई प्रभाव पड़े जो निम्न है। इसके क्या क्या प्रभाव पड़े तो चलिए इसके प्रत्येक प्रभाव को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इस पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। यानी बोल रहे हैं कि पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो यूरोप जो देश है वहाँ पे विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई, काफी विकास हुई। फलस्वरूप अंधविश्वास कट्टरता का विरोध किया गया। यानी पुनर्जागरण काल के दौरान जो है वो अंधविश्वास तथा कट्टरता को समाप्त किया गया। इसके अलावा प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान आदि के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि पुनर्जागरण काल के दौरान देखा जाए तो विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हुआ, काफी प्रगति हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इसका प्रभाव कला के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से देखा जाता है। यानी पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो कला के क्षेत्र में भी देखा जाता है, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला आदि कलाओं में भी काफी प्रगति हुआ। ये तो आपका सेकेंड पॉइंट था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 14वीं सदी से पहले नाम मात्र का साहित्य लिखा जाता था। यानी बोला कि पुनर्जागरण के दौरान जो 14वीं सदी से पहले है वहाँ पे नहीं के बराबर साहित्य को लिखा जाता था, किंतु अब बड़े पैमाने पर आधुनिक भाषा
लैटिन एवं यूनानी में साहित्य की रचना होने लगी। यानी 14वीं शताब्दी के बाद जो है वहाँ पे आधुनिक भाषा लैटिन एवं यूनानी में साहित्य की रचना होने लगी। इन उपयुक्त कारणों से यह स्पष्ट होता है कि यह काल एक वैज्ञानिक विकास एवं प्रगति का क्रांतिकारी युग था। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और यदि आप लोगों को अच्छा से समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में लिख ले। और जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हुआ था तब तक आप हमेशा रिविजन करते रहे, ताकि आपका एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंटफुल होने वाले हैं। और फ्रेंड्स यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है कि आपका सिलेबस में जो भी चैप्टर दिया गया है उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना है, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स जिन भाइयों और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ आप अपने सुंदर से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले।